दोस्तों, मॉनिटर इंस्टीट्यूट एवं देशपाल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो कल हम बात कर रहे थे आपसे ज्योमेट्री के बारे में। कल हमने थोड़ी सी बात की थी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के अंदर हमने कुछ सिंपल बातें बताई थी आपको एंट्री के लिए कि भाई कोणों के प्रकार क्या हैं, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है। ये सब हम कल की वीडियो में दे चुके हैं आपके लिए। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो कल मैंने आपको लास्ट में ध्यान हो तो बताया था कि किसी भी समबाहुभुज का जो बाह्य कोण होता है समबाहुभुज का बाह्य कोण जो होता है वो था हमारा 360 डिग्री अपॉन एन। यदि आप 360 डिग्री के अंदर भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमें बाह्य कोण मिल जाता है। और जब बाहर का कोण मिल जाता है तो अंदर का भी निकाल सकते हैं हम। अंदर और बाहर का जो मिलके होता है कोण वो 180 डिग्री होता है। तो इस पर हमको क्वेश्चन मिलता है। अब जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बोला आपसे कि भाई एक बहुभुज है हमारे पास, एक समबाहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अनुपात दे दिया, रेशो दे दिया मैंने आपको। बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है। ये अंदर वाला है बाहर वाला है। तो बताओ उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स। एक कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया मैंने आपको 3:1। फिर मैं चाहता हूं आपसे बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो कल बता रहा था मैं आपके लिए कि इससे बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं हम। यदि आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो एन यहाँ जाएगा और 360 बटे बाह्य कोण पहुंच जाएगा। यदि आपके पास बाह्य कोण मिल जाए तो बाह्य कोण से डिवाइड करके हम 360 को क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दोनों कोणों का रेशो दे दिया हमने, बाहर वाला अंदर वाला। तो ये आप जानते हैं बाहर वाला अंदर वाला मिलकर 180 होते हैं। तो 3:4 का मतलब है, 3:1 का मतलब है कि 4 का मान जानते हैं हम। 3 और 1 4 हो गया ना। 4 क्यों कह रहा हूँ भाई, दोनों अनुपातों जोड़ दिया मैंने क्योंकि अंदर का कोण बाहर कोण दोनों मिलकर 180 होते हैं। तो आप 4 का मान जानते हैं। तो 4 अनुपात की वैल्यू अगर 180 हो गई तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 45 डिग्री हो गई। अगर 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं, 45 हो गई, तो इसका मतलब ये अंदर वाला है बाहर वाला है। तो बाह्य कोण बताओ कितना आ गया? बाह्य कोण आ गया हमारे पास में 1 इंटू 45, 45 डिग्री आ गया। अगर मैं पूछता अंतःकोण बताओ, भुजाओं की संख्या नहीं पूछता मैं, तो अंतःकोण का मान निकालने के लिए आपको 45 को 3 से इंटू करना पड़ता। तो मेन चीज़ है कि हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से आप यदि भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एन बराबर 360 बटे बाह्य कोण। ध्यान से देखो, बाह्य कोण यहाँ गया, एन यहाँ गया। तो 360 में आप 45 का भाग देंगे और 45 भाग बताओ कितनी बार जाता है इसमें? 8 बार जाता है। 8 पंच 40, 8 से 36 हो गया। इसका मतलब है कि उस बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो ये कह सकते हैं हम कि यदि हमारे पास अंतःकोण बाह्य कोण का रेशो 3:1 है तो उस क्वेश्चन के अंदर भुजाओं की संख्या क्या आएगी? 8। इसको कह सकते हैं अष्टभुज या ऑक्टागोन कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल हमको मिल सकता है। कई बार वो डायरेक्ट कोण ही देता है हमें, तो कोण निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या देगा हमें। तो ये सवाल हमको इसमें से ध्यान से देखना है इसको। अष्टभुज का मतलब ऑक्टागोन भी कह सकते हैं, 8 भुजाओं वाला। चलें आगे। चलिए, इसके बाद में मैं लेता हूं कि सप्तभुज में कितने विकर्ण
खींचे जा सकते हैं। ये सप्तभुज है 7 भुजाओं वाला, जिसकी साइड 7 होंगी वो सप्तभुज कहलाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। और मैंने बताया था कल आपको विकर्णों की जो संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या बराबर, बताओ क्या सूत्र था हमारा, n स्क्वायर माइनस 3n भी कह सकते हैं या n इंटू n माइनस 3 भी कह सकते हैं, अपॉन 2 था। और यहाँ पर n की वैल्यू आपको 7 पुट करनी है इसमें, तो चेक करो कितना बैठ रहा है, 7 इंटू 7 माइनस 3 बटे 2, तो 7 इंटू 4 हो गया, 28 में 2 का भाग दो, कितना आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास किसी बहुभुज के अंदर 7 भुजाएं वाला बहुभुज हो तो उसके अंदर कितने विकर्ण खींच सकते हैं हम, 14 विकर्ण खींच सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बाह्य कोण निकालना, भुजाओं की संख्या निकालना, विकर्णों की संख्या निकालना, ये हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। ज्योमेट्री जहाँ नहीं दे रखी वहां भी आ जाता है कई बार सवाल, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब त्रिभुज वाली ज्योमेट्री, वृत्त वाली ज्योमेट्री। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, आप त्रिभुज से संबंधित ज्योमेट्री, त्रिभुज, ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल हमने कई प्रकार के पढ़ते हैं ट्रायंगल। हम जब आप क्षेत्रफल आयतन पढ़ते हो, क्षेत्रफल के अंदर हम समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, तो उसमें कई प्रकार के त्रिभुज पढ़ते हैं हम। लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से यदि बात करें हम, तो हम 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री के हिसाब से। सबसे पहला जो ट्रायंगल है, पहली बात तो ट्रायंगल बनता कब है वो बात कर लेते हैं पहले हम। तो ट्रायंगल के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं बताओ, किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हम जानते हैं, बेसिक बात है। लेकिन कोई भी त्रिभुज कब बन सकता है, तो ये आप जानते हैं भाई, किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं हमारी। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसकी कोई भी 2 भुजा लें आप, चाहे ए और बी लें, चाहे बी और सी लें, चाहे सी और ए लें, उन दोनों भुजाओं का जोड़ यदि तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी ट्रायंगल बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका मतलब ए प्लस बी जोड़ा तो सी से बड़ा होना चाहिए, बी प्लस सी जोड़ा तो ए से बड़ा होना चाहिए, और सी प्लस ए जोड़ा तो हमें बी से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये इधर से चिन्ह लगा रखा है ना हमने, इसका मतलब होगा ग्रेटर देन, यानी जब दोनों तरफ मुंह खुल गया तो जब मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, उल्टा कर देंगे छोटा हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से प्रत्येक अवस्था में जब ज्यादा होता है तभी त्रिभुज बन सकता है, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 8, एक त्रिभुज की भुजा दे रखी मैंने आपको 8, 16 और 7। अब ये बताओ मुझे कि इस तीनों भुजाओं के माध्यम से हम त्रिभुज बना सकते हैं क्या। मैंने 3 भुजा दे रखी है, 8, 16 और 7। अब आप गौर से देखो कि 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 बैठेगा, 24 7 से ज़्यादा होता है, ये संभव है। 16 और 7 23 हो जाता है, ये इससे ज़्यादा होता है, ये भी ठीक है। लेकिन 8 में 7 जोड़ो आप, जब 8 में 7 जोड़ रहा हूँ तो 15 बैठ रहा है, और 15 बड़ा नहीं है 16 से। इसका मतलब 2 भुजा जोड़ दी आपने तो भी बड़ा नहीं बैठ रहा है तीसरी भुजा से। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये भुजा 16 है, और यदि आपने यहाँ पर 16 भुजा के साथ में आधार 16 ले लिया हमने इसे, फिर 8 की चाप मारी आपने, इधर 7 की चाप मारी, तो इसका मतलब ये ऐसे रह जाएगा, ये आपस में भिड़ेंगे नहीं। ये आपस में तभी टच हो पाएंगे जब इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा। जब ये आपस में मिलेंगे नहीं, इसका मतलब गैप रहेगा ना इसमें, इसका मतलब त्रिभुज बना ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है हमको, इस ऊपर सवाल आता है इस प्रकार से। ये ऑप्शन में लिखा आएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा 4 3 5 वाला, एक आ जाएगा 7 7 7 वाला। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शनों में से आपको यही देखना है कि किस अवस्था में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक 8 7 16 में नहीं है, क्योंकि 8 + 7 की जो वैल्यू है वो 15 बैठ रही है, और तीसरी भुजा कितनी है 16 है।
इसका मतलब ये हमारे पास इस 16 से बड़ा नहीं है, जबकि बड़ा होना चाहिए, तो उसमें त्रिभुज नहीं बना सकते हम। तो ये एक सवाल भी है और ये नोट भी है, ठीक है ना। ये आप जानते हैं भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। अब पढ़ते हैं हम त्रिभुजों के प्रकार। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। त्रिभुजों के प्रकार। अब देखिए हमारे पास में 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। एक टाइप होता है न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर 1 न्यून कोणीय त्रिभुज, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये क्या होते हैं साहब, जैसा कि इसके वर्ड से क्लियर, न्यून कोणीय, इसका मतलब जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ऐसे जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यदि हमारे पास में 3 भुजाओं वाला त्रिभुज है और इन तीनों कोणों की बात करें हम, जब तीनों ही एंगल आपके 90 डिग्री से कम होते हैं तो कहलाता है वो न्यून कोणीय त्रिभुज। अब आप गौर करो, समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर हमारी सारी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण उसमें 60 डिग्री होता है। जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तो न्यून कोण हो गया ना। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा वो न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास 3 टाइप के त्रिभुज कहलाते हैं। 3 टाइप के त्रिभुज पढ़ते हैं हम, एक तो न्यून कोणीय त्रिभुज, एक समकोणीय त्रिभुज और एक अधिक कोणीय त्रिभुज। तो न्यून कोणीय त्रिभुज की खासियत क्या है, खासियत समझ में आ गई आपकी, कि तीनों ही भुजा, तीनों जो हमारे पास कोण है वो 90 डिग्री से कहेंगे कम आएंगे। और यदि भुजा के हिसाब से बात करें हम तो भुजा के हिसाब से ही बात कर सकते हैं हम। भुजा के हिसाब से कैसे, भुजा के हिसाब से ऐसे कि भाई जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी 2 भुजाएं, यदि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो, 2 भुजाओं के वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। इसका मतलब 2 भुजाओं के वर्गों का योग, अब कोई भुजा ले सकते हैं हम, ऐसा नहीं ए बी सी ली हमने। अगर आपने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन जहाँ फॉलो होगी, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो त्रिभुज होगा वो हमेशा कैसा कहलाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको नोट कर सकते हैं आप। कि न्यून कोणीय त्रिभुज में प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा और 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। चलिए आगे बढ़े। दूसरा लेते हैं समकोणीय त्रिभुज हम, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोणीय त्रिभुज, अब ये आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री हो। यदि एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये अगर सी है, तो ये कहलाता है हमारा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होगी कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, लेकिन केवल एक कंडीशन में, एक कंडीशन में बराबर होगा और 2 कंडीशन में हमेशा बड़ा होगा। यदि आपके पास में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करता हूं तो ये बी स्क्वायर से बड़ा होगा, और ए स्क्वायर प्लस या सी स्क्वायर प्लस या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर से बड़ा होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई तुम्हारे पास में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर है। यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो ये ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंदर किसी एक कंडीशन में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आप इन 2 कंडीशन देखेंगे तो उसमें ज़्यादा बैठेगा, तो केवल ये हमारे काम की है और ये काम की है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा और उसमें एक एंगल फिक्स है, ये 90 डिग्री होगा। ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होंगे फिर, क्योंकि 90 जब ये आ चुका है तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे तो पूरा तभी तो 180 होगा। और ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं।
यानी आपस में ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसके बाद तीसरी बात करते हैं अब, एक होता है अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखो अधिक कोणीय त्रिभुज, इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज हो हमारे पास जिसमें एक एंगल हमारा 90 से क्या हो, बड़ा हो, जैसे मान लो ये एंगल है, ये भुजा ए मान ली, ये मैंने बी मान ली, सी मान ली, तो ये जो कोण है हमारे पास में, एक कोण किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण हमारा 90 डिग्री से अधिक हो और ये दो कोण हमारे 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते, फिर क्यों, 90 डिग्री से अधिक जब यही हो गया तो इसको अगर 90 से अधिक करेंगे फिर तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 से क्या हो, अधिक हो, लेकिन अब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम हो, अभी तो हमने देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो वो समकोण बन गया था। उस पहले वाले में देखा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तीनों अवस्थाओं में, तो न्यूनकोण बन गया था। लेकिन अधिक कोणीय त्रिभुज में किसी एक स्थिति में, अब यदि एक स्थिति देखो सी सबसे बड़ी भुजा दिख रही था, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में इन दोनों के स्क्वायर से ज़्यादा होगी। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 5 7, ये हमारे पास में तीन भुजाएं। अब बताओ 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 41। लेकिन 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग कर रहे हैं हम, तो 41 बैठ रहा है जो तीसरी भुजा के वर्ग से कम है। तो उस कंडीशन में जो ट्रायंगल बनने वाला है हमारा, वो ट्रायंगल बनता है अधिक कोणीय त्रिभुज। किसी एक अवस्था में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, कम होगा। समकोण के अंदर 3 4 5 ले सकते हैं आप, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो ये तीन टाइप के हमारे त्रिभुज थे। ये आपको तीनों टाइप के त्रिभुज क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, अब आप देखो ध्यान से कि इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, उससे छोटी भुजा ये है, और सबसे छोटी भुजा ये है, सपोज करो। तो ध्यान रखें आप कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा ही होगा, और सबसे छोटी भुजा के सामने जो कोण होगा सबसे छोटा ही होगा। तीनों कोणों का आपको अनुपात दे सकता है कि तीनों कोणों का अनुपात समझ लो 1:2:3 है। फिर तीनों कोणों का अनुपात देकर के किसी बड़े से बड़े कोण को पूछ सकता है हमसे। तो आप यहाँ से 3x + 2x + x कर सकते हैं, या 3 2 5 6 कर सकते हैं। 6 की वैल्यू 180 है, 6 का मान 180 तो 1 का मान 30 हो जाएगा। तो सब छोटा कोण 30 आ जाएगा, उससे बड़ा कोण 60 आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा। तो मेन चीज़ है कि आपको तीनों अनुपात देकर के कोण में से कोई भी कोण पूछ सकता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, मध्य का। लेकिन आप जानते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तीनों कोणों का जो योग होता है त्रिभुज के अंदर वो कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होगा और सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण होगा। लेकिन यदि हमारे पास दो भुजा बराबर हो, जैसे मान लो मैंने कहा भाई हमारे पास में ऐसे कोई त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे ना ये भी बराबर होंगे। ये x डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। लेकिन आपके साथ तीनों भुजा समान हो तो तीनों भुजा समान भी हो सकती है हमारे पास। ये भुजा और ये भुजा तीनों समान हो गई, तो फिर आपके तीनों कोण भी आपके समान होते हैं। और तीनों कोण समान का मतलब प्रत्येक 60 डिग्री हो जाएगा। फिर ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3x की वैल्यू 180 हो गई ना, 1:1:1 हो गया इसमें, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। कई बार लैंग्वेज वाला सवाल रीड जैसे एग्जाम के अंदर लैंग्वेज वाले सवाल ही बन जाते हैं। अगर बेसिक आपको याद है
तो आप कहीं भी किसी एग्जाम के अंदर अगर लैंग्वेज का सवाल आता है तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और एक भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया इसमें से, ये भुजा आगे बढ़ा दी। अब इसको कहते हैं अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, लेकिन ये हो गया इसका बाह्य कोण। ये से कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया। ये आप जानते हैं अंतःकोण बाह्य कोण मिलकर 180 होता है, लेकिन इसके अंदर सपोज करो ये कोण हमारे पास में, इसको ऐसा करता हूँ, इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ मैं, इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ, तो इसमें ये बाह्य कोण हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ, इसको 3 कहता हूँ, इसको 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया, इसको 6 कह दिया। अब आप देखो किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब 4, उसके अंतराभिमुख, अंतराभिमुख मतलब अंदर के अपोजिट, अंदर के अपोजिट देखो ये दोनों कोण हो गए, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब है कि कोण 4 का जो मान है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा को आगे जब बढ़ाएंगे तो बाहर का कोण बनेगा, बाह्य का जो कोण होगा उसके अंतराभिमुख, अंदर के अपोजिट जो कोण होंगे दोनों, उन दोनों का योग क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ये भी बाहर का है, अब ये जो 5 बाहर का है वो इसके लिए अंदर वाले कोण कौन से काम करेंगे, इसके अपोजिट, तो ये दोनों कोण हो जाएंगे। तो इसका मतलब 5 की जो वैल्यू होगी वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगी, इसके लिए काम हो गया। अब देखो ये भी बाहर का कोण है, अब इस बाहर का कोण 6 की वैल्यू करेंगे तो इसके अपोजिट 1 और 3 हो जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं हम 6 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो किसी भी कंडीशन के अंदर किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर का कोण होता है वो उसके अंदर के अपोजिट यानी अंतराभिमुख दोनों कोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। कोई डाउट यहां तक? अब जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया 40 डिग्री, सपोज करो ये दे दिया 70 डिग्री, और यहां कह दिया मैंने आपको x डिग्री, ये 40 है ये 70 है, तो ये बताओ कितना डिग्री यहाँ पर। मैं अभी देखा था भाई इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के योग के बराबर होगी, तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको 180 पर घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पता है कि ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 40 प्लस 70 का मतलब 110 डिग्री, सीधा आंसर। तो किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बाह्य कोण के आधार पर निकाल सकते हैं। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लेता हूं मैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है और इसकी भुजा का मध्यबिंदु ये है और इसका मध्यबिंदु ये है। ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये P तथा Q AB और AC भुजा के मध्यबिंदु हैं। P तथा Q क्या है, भुजाओं के मध्यबिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो ध्यान ये रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने से प्राप्त रेखा पी की हो जाएगी, वो तीसरी भुजा के पैरेलल समांतर होगी, उससे आधी होगी। यानी यदि आपने मध्य बिंदु दोनों मिला दिए तो ये दोनों मध्य बिंदु मिलाए तो इसके समांतर भी होगी और इससे आधी हो जाएगी। जैसे मान लो ये 10 है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। और पी क्यू पैरेलल क्या कहेंगे हम, BC कहेंगे। पी क्यू समानांतर क्या कहेंगे, इसको BC कहेंगे। लेकिन आप कहेंगे साहब यही भुजा क्यों ले हम तो साहब इसको लेना चाहते हैं।
कोई बात नहीं, दूसरी ले लेते हैं हम। अगर आपने इसका मध्यबिंदु ये है, अगर आपने इसको इससे मिला दिया ऐसे, तो ध्यान से देखो, थोड़ी टेढ़ी हुई है, लेकिन ध्यान रखें आप, अब ये मध्यबिंदु दोनों बजाए, इन दोनों भुजाओं के मध्यबिंदु जैसे मिलाए हमने, तो अब देखो इसके, अगर ये सपोज लोग 10 होती या 12 होती, तो ये क्या हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी यहाँ पर। ये 10 से 5 हो गई, तो ये पूरी 12 है, तो इसके समांतर भी होगी और इससे आधी भी होगी। और यदि आपने इधर मिला दिया ऐसे ही हो, तो ये इसके समांतर हो जाएगी और इससे आधी हो जाएगी। तो मतलब ये कहने का हमारा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उससे आधी होती है। जब आधी होती है तो आपने तीनों बिंदु मिला दिए, से ये मिला दिया, ये मिला दिया, तो इसका मतलब यह कि जब सारी भुजाएं आधी हो गई तो परिमाप भी आधा हो गया। इस त्रिभुज का परिमाप यदि, मूल त्रिभुज का परिमाप यदि 24 है, तो फिर अंदर वाले त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन वो क्षेत्रफल की बात करें कि यदि आपने किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल बताओ। जब भुजाएं आधी हो जाएंगी सारी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा आधे का स्क्वायर, आधे का मतलब 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। और यही नहीं, ये चारों जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ये अगर टोटल क्षेत्रफल समझ लो हमारे पास में कितना हो, 4 हो, ये मान सकते हैं हम कि पूरा क्षेत्रफल अगर 4 है तो 4 हिस्सों में बट गया। इसका क्षेत्रफल भी 1 होगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो कई सवाल निकल के आगे इसमें से अब, कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो प्राप्त जो त्रिभुज होगा वो मूल त्रिभुज का 1/4 होगा। और यही नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कई बार तो क्या करता है क्वेश्चन वाला, इसको कलर कर देता है वो, जैसे मान लो ऐसे कलर कर दिया इसको हमने। अब उसने बोला कि ये जो बीच वाला पोर्शन है हमारे पास, बीच वाला ट्रायंगल है, बताओ इस पूरे त्रिभुज का कितने % भाग छायांकित है। अब आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्रफल हमारा देखो 4 था, तो सभी बराबर हिस्सों में बट गया। तो ये चारों त्रिभुज जो दिख रहे हैं आपको, सबका क्षेत्रफल समान दिख रहा है। और जब सबका क्षेत्रफल समान दिख रहा है तो आगे पढ़ेंगे हम कि त्रिभुज हमारे पास में समरूप भी होते हैं, सर्वांग सम भी होते हैं। समरूप और सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है उनका एरिया भी सेम होता है और वो जो कि तो उसको ढक लेता है। तो ये जो कि तो सब आपस में ढक लेंगे, तो इसका मतलब है कि ये चारों त्रिभुज जो दिख रहे हैं आपको, ये चारों आपस में सर्वांग सम भी हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। अब मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा भाई आप बताओ इस बीच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने % भाग छायांकित है, शेडेड है, इसको काला कर दिया उसने। तो आप देख रहे हैं भाई 4 हिस्सों में से एक हिस्सा छायांकित है। जब 4 में से एक हिस्सा छायांकित है तो इसका मतलब 25% हिस्सा हो गया ना भाई। पूरा 100% है तो 25%, 25%, 25%, 25%, तो इसका मतलब है इसमें 25% हिस्सा क्या है हमारा, छायांकित हो गया। तो 25% आंसर दे देंगे हम, 1/4 दे देंगे हम। और यदि उसने तीनों काले कर दिए, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और अब पूछ दिया बताओ कितने % भाग छायांकित है, तो आपका आंसर बताओ 25 से 25 से 25 से, तो 75% छायांकित हो जाएगा। 75% वो नहीं देता है, तो 75% बराबर होता है 75/100। 75/100 का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब 3/4 भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो कई प्रकार के सवाल एक दूसरे से लिंक अप हैं। सबसे पहली बात सोची हमने, सुनी हमने कि साहब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्यबिंदु मिला दो, मिलाने पर जो प्राप्त रेखा हुई वो तीसरी भुजा के समांतर हुई और आधी हुई, ठीक है ना। चलो इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मान लो हमारा त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज है, और ये हमारे मध्यबिंदु है समझ लो। अब उसने मध्यबिंदु नहीं बोला, अब वो क्या कह रहा है सवाल कि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समानांतर बीसी, ये चिन्ह जो होता है वो समानांतर का होता है, पैरेलल का होता है। फिर उसने बोला यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तो ए पी बताओ।
उसने कोई फिगर नहीं दिया आपको, उसने केवल ये बोला कि ट्रायंगल एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है, लेकिन ये पी क्यू बोल देगा, पी क्यू हमारी भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है। अब ये नहीं बोल रहा कि मध्य बिंदु पर है, लेकिन उसने कहा पी क्यू समांतर बीसी है, ठीक है ना। अब यदि पी क्यू समांतर बीसी है ये बोल दिया इसने और मध्य बिंदु नहीं बोला उसने, तो भैया समानांतर तो यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी समांतर हो सकता है। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि किस जगह पर है, लेकिन यदि उसने मध्य बिंदु बोला तो फिर 100% समानांतर ही होते हैं वो। मध्य बिंदु बोला तो समांतर होंगे ही, और समांतर बोला उसने तो अब ये नहीं कह सकते। देखो अब ये बोल रहा है कि एपी बताओ, अब एपी जब बताएं जब ये समांतर तो आपका तो यहाँ भी हो सकता है। अब गलती करते हैं कई बार कि यार समांतर बोल रखा है मध्य बिंदु पे होगा, इसका मतलब ए बी हमारा 8 दे रखा है पूरा, ये हमारा पर 8 दे रखा था, तो 4 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। लेकिन 4 तो भैया तब होगा जब वो क्लियर करेगा कि ये मध्य बिंदु पर है। क्यों समांतर रेखा देखो यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं हो सकती है समांतर रेखा, तो यहाँ एपी तो यहाँ आएगा, फिर बराबर 4 कैसे हो जाएगा फिर। तो उस कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी है, उसके लिए सवाल ऐसा नहीं आएगा, फिर ऐसा आएगा तो आप कहेंगे साहब इसको ज्ञात नहीं कर सकते हम केवल इतने से। जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल था एबीसी, और ये हमारे पास में इसके समांतर पी क्यू। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ मध्य बिंदु है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मध्य बिंदु के तो भी वो रूट काम करेगा। तो पी क्यू समानांतर क्या है, बीसी है। तो यदि ये समानांतर है तो इसका मतलब ये जो भुजा है हमारे पास में ये सेम अनुपात में डिवाइड हो जाएगी, यानी एपी और बीपी का जो अनुपात होगा, एपी बटे बीपी जो होगा वही सी क्यू बटे क्या होगा, एपी बटे, तो इधर ए क्यू बटे क्या कह सकते हैं हम, सी क्यू कह सकते हैं। यानी इन दोनों भुजाओं का रेशो यदि सब 2:3 है, ये 2:3 है, तो ये भी आपका 2:3 ही कहलाएगा। उस कंडीशन में हमको सवाल दे सकता है फिर कि यदि आपसे कह दिया कि भाई एपी बटे बीपी बराबर ए क्यू बटे सी क्यू, ये नहीं कह रहा है, केवल ये कह रहा है, और उसने कह दिया अब कि भाई एपी अनुपात बीपी बराबर 3:4, इसका मतलब एपी और ये दे दिया, और फिर कह दिया उसने कि ए क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, तो सी क्यू बताओ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ध्यान से देखें आप, दोबारा देख लें कि कोई त्रिभुज एबीसी था हमारे पास, पी क्यू समानांतर बीसी है, तो समांतर बीसी मतलब है कि इसके समांतर हो जाएगी। तो ये हम जानते हैं जब समांतर होती है तो फिर एपी बटे बीपी और ए क्यू बटे सी क्यू का जो अनुपात होता है सेम होता है, ये हमारी थ्योरम है। अब ये आपको याद होना चाहिए। अब सवाल क्या दिया उसने, ये तो हम जानते हैं, इसको सवाल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा हमें, सवाल तो ये लिखाएगा कि पी क्यू समानांतर बीसी और एपी अनुपात बीपी बराबर 3:4 और ए क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, तो सी क्यू बताओ। तो यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी याद है तो इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कैसे कि एपी बटे बी क्यू, एपी बटे बी क्यू बराबर जानते हैं आप ए क्यू बटे सी क्यू। अब आप देखो एपी बटे बी क्यू मतलब ये दे रखा है 3:4, तो 3:4 को 3/4 भी लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया हमने। ए क्यू डायरेक्ट देखा 15 है, ये 15 लिख दिया। सी क्यू पूछ रहा है हमसे तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लिया। अब आप देखो ध्यान से, 3 से 15 कट रहा है ऊपर का ऊपर, चाहे 3x बराबर 60 कर लो यूँ, जब 3x बराबर 60 होगा तो x बराबर बताओ क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन ये बरबली सवाल था एकदम कि ये हमको 3:4 दे रखा था, ये हमको 15 दे रखा था, ये हमसे पूछ रहा था 3 की वैल्यू दे रखी है 15, 1 का मान 5, 4 का मान 20, जो अनुपात उधर है वही अनुपात इधर है। तो कोई प्रॉपर्टी जरूरत नहीं लिखने की, याद करने की। आपको पता है भाई जब ये समांतर होती है तो इन दोनों का अनुपात सेम होता है। तो 3 अनुपात का मान 15 है, तो 1 अनुपात का मान 5 और 4 अनुपात का मान 20, सीधा आंसर। ठीक है ना। आगे भी डिस्कस करेंगे इसको हम, जब आपको समरूप त्रिभुज बताएंगे। तो ये आपके पास में देखो ये त्रिभुज
और ये पूरा त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा फिर क्षेत्रफल वाले सवाल भी इसमें कैसे आते हैं वही बताएंगे आपको हम। अभी एक बेसिक चीज चल रही है हमारी, एक सिंपल बात चल रही है स्टार्टिंग के अंदर कि भाई किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो भुजाओं के मध्यबिंदु मिलाते हैं हम तो वो समांतर होती है, लेकिन अगर वो समांतर देता है मध्यबिंदु नहीं देता है तो हम कह नहीं सकते मध्यबिंदु पर है वो, लेकिन अनुपात सेम होता है। मध्यबिंदु वाले में तो क्या होता है 1:1 हो जाता है, यहाँ 3:4 दे दिया, तो अनुपात जब सेम होगा तो ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या होते हैं, दोनों साइड में सेम होते हैं यदि ये समांतर है तो। समांतर नहीं होगी तो नहीं कह सकते हम। तो यहीं से आपको ये अनुपात दे दिया, ये पूछ रहा है आपसे 3 का मान 15, 1 का मान 5, 4 का मान 20, सीधा परवली आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, यदि आपने यहां से सीधा लंब डाला, इसको कहते हैं शीर्ष लंब, फिर आपने इस कोण का अर्धक कर दिया, ये समझ लो डी है, ये ई है और ये ए है। अब आप देखिए कि ये जो है ये तो है शीर्ष लंब, और ये जो है आपके पास ये कोण दुभाजक है, कोण दुभाजक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब मैं आपके लिए देखो ये दोनों कोण दे रहा हूं, ये वाला मैंने 70 दे दिया, ये वाला मैंने आपको 50 दे दिया, और मैं कोण पूछ रहा हूं आपसे ये वाला बीच वाला, ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया। अब ये बीच वाला कोण पूछा जा रहा है आपसे। ये आपको लैंग्वेज लिखी मिल सकती है कि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से बीसी भुजा पर डाला गया लंब एडी है तथा अंतः कोण ए का अर्धक बीसी भुजा को ई पर मिलता है, तो बताओ कोण डी ए ई कितना होगा। चित्र बना हुआ आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती और इजी हो जाता है, लेकिन यदि आपके लिए फिगर नहीं दे रखा है तो उस स्थिति में आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। सिंपल से बात उसमें दे रखी होगी कि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से बीसी भुजा पर डाला गया लंब एडी है या डी बिंदु पर मिलता है तथा अंतः कोण क्यों बोलो अंदर वाला है, अंतः कोण ए का अर्धक बीसी भुजा को ई पर मिलता है, तो बताओ यहाँ पर डी ए ई कितना है। तो इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है, हम याद कर लेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। जो विशेष ज़्यादा आते रहते हैं क्वेश्चन वो आपको याद करने चाहिए कि वो हर जगह रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये अगर 70 है, ये 50 है, तो आप अंदर लगाओ 70, 50, 120 जा चुका है, 120 गया ना। तो बताओ पूरा कोण जो ए है, पूरा जो कोण ए बचेगा तुम्हारे पास, वो 180 में से 120 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ये पूरा एंगल 60 बच गया। जब पूरा कोण 60 बच गया तो अब आप देखो ये आधे अर्ध का मतलब होता है आधी लाइन पर जा रहा है। जब आधी लाइन पर जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास, ये जो कोण है ऊपर वाला, ये वाला, ये 30 डिग्री हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। ये 30 इधर, 30 इधर, जो पूरा 60 था। अब आप ध्यान से देखो ये 30 है पूरा, ये भी 30 है। अब मैं त्रिभुज की बात करता हूँ, इस वाले की, इस वाले त्रिभुज की बात करता हूँ। देखो 70 यहाँ पर है और ये लंब दे रखा है इसने, तो लंब का मतलब होता है कि ये हमारे पास 90 डिग्री है। यदि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये 70 था, ये 70 है और ये 90 है, ये 90 है, 70 है, तो 160 तो ये बैठ गया। तो ये बताओ कितना बचा यहाँ पर, 20 बचा। ये वाला 20 बच गया, तीनों मिलकर, क्योंकि ये भी त्रिभुज बन रहा है ना। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 160 तो यहाँ पर हो गया, तो ये 20 बचा। ये पूरा 30 था, 20 इधर गया, तो बताओ ये कितना बचा है बीच में, बीच में कितना बच रहा है, ये वाला 10 बच रहा है। तो मतलब ये कहने का कि ये कोण हमारा पकड़ में आ चुका है। 30 इधर था, 30 इधर था, 20 गया, इसमें से 10 बचा, क्योंकि 30 में से 20 घटाएंगे 10 ही आएगा ना। तो हमारा जो आंसर था वो किसका, डी ए ई का। डी ए ई का मतलब 10 डिग्री हमारा आंसर था इसमें। लेकिन यदि यही लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हैं,
कोण DAE बराबर एंगल B माइनस एंगल C बाई 2, ये सूत्र है इसका। 70 में से 50 घटाओ, 20 का आधा करो, 10 डिग्री आ गया। पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी विशेष आती रहती है, तो इसको याद करना चाहिए हमको। तो आप चित्र बना लो आराम से, और चित्र बना करके इसका डायरेक्ट सूत्र भी लिख लो। लैंग्वेज ये थी हमारी कि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC भुजा पर डाला गया लंब AD था, और ये जो है हमारे पास AE ये कोण दुभाजक है, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो यहाँ पर आप इसको कोणों का अर्धक भी कह सकते, कोण दुभाजक भी कह सकते। तो ये ई बिंदु पर आके मिल रहा है, तो इसलिए मैंने 60 कैसे निकाला था, 70 50 120 में से हमने 120 घटा दिया था, 60 पूरा आया था, आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया, तो 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री को अर्धक है ये, और फिर निकल गया आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, बहुत आसान तरीका हो गया अब, कि अगर आपको B और C दे रखे हैं, इनका डिफरेंस करेंगे, आधा कर देंगे, सीधा वर्बली क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी इसके अंदर आज हम इतना ही करते हैं, कल इसमें फिर करेंगे हम। किसी त्रिभुज के अंदर 4 प्रकार के सेंटर होते हैं, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, केंद्रक होता है, लंब केंद्र होता है। उन चारों सेंटरों के एंगल संबंधी सवाल भी आते हैं, तो हम पूरा बेस थीम पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आराम से आप लोग इसको, रेगुलर क्लास अब चालू होगी यहाँ पर, तो उसको आप डेली पढ़ें और कॉपी पेन लेकर के नोट्सों को उतारते रहें। जहाँ दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप नंबर आपके उसमें दे रखा है मैंने, 94135 वाला, 94135 इस पर भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर 9314603490। और आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिलता रहेगा इसके अंदर, ठीक ना। इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का सुबह यही करते हैं, ओके।